नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं सेहतनामा। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज रायपुर के फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल जैन, जो फिजियोथेरेपी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो डॉक्टर राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर जैन, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत स्वागत जी। डॉक्टर जैन, चूंकि ठंड बढ़ गई है और ठंड में विभिन्न प्रकार के जो दर्द हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द हो गया या फिर कमर का दर्द हो गया, गर्दन का दर्द हो गया, वो उठना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो क्या सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए, वो हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। ठंड में जो परेशानियां होती हैं वो अक्सर गठिया वात या वात रिलेटेड होती हैं। जिन हमारे ओल्ड एज के जो मरीज़ होते हैं या हमारे वरिष्ठ जन होते हैं, वो इस बीमारी से अक्सर ज़्यादा पीड़ित होते हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वह ठंड में अपने खान पान का बिल्कुल ध्यान रखें, सेहतमंद चीज़ें लें, हेल्दी डाइट लें, और ठंड में गर्म पानी की सिकाई घरेलू एक उपचार है जो सबको घर पे इजीली अवेलेबल होता है, उसका ज़रूर उपयोग करें, जिससे वो इसमें वो करें। कुछ फ्री एक्सरसाइजेस जिनको हम दैनिक रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट्स बोलते हैं, जैसे गर्दन के लिए गर्दन के मूवमेंट्स करना या उनको हिलाना, इस तरह की बेसिक एक्सरसाइज से अपने आप को एक्टिव रखें और किसी भी समस्या होने पर फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। जी डॉक्टर साहब, क्या चूंकि आपने जिक्र किया बुजुर्गों को ये समस्याएं आमतौर पर होती हैं, और लेकिन ये भी देखने को मिला है कि युवाओं में भी ये समस्या हो रही हैं, जैसे कमर का दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, गर्दन में दर्द उठना शुरू हो जाता है। तो क्या ये एक्सरसाइज ना करने का नतीजा है या खान पान की भी इसमें एक प्रभाव जो है वो पड़ता जा रहा है? मैडम, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है। इसमें दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी डाइट में आजकल विटामिन डी की कमी हो गई है, और उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें यंग जनरेशन को या पॉपुलेशन को सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम होता है। तो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। अगर आप किसी इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं तो एक हड्डी रोग विशेषज्ञ या मेडिसिन रोग विशेषज्ञ से सलाह लेकर इस एस्पेक्ट पे ध्यान देकर अपनी जांच कराएं और उसके सप्लीमेंट्स लें। व इसके साथ साथ सिडेंट्री लाइफस्टाइल, दिन भर बैठे रहने की जो जीवनचर्या है, ये दूसरा बड़ा मेजर फैक्टर है जो कमर दर्द या घुटने के दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसका इलाज एक्सरसाइज से और कुछ योगासनों से या एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल से किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर जैन, कैसे पता चलेगा शुरुआती दौर में कि ये जो दर्द है वो आगे चलकर परेशानी खड़ी करने वाला है? कैसे पता चलेगा कि फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत मरीज को पड़ रही है? हाँ जी मैडम, इसके लिए सबसे पहला मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का अगर किसी को दर्द या तकलीफ़ होती है, उसे घर पे इलाज करने की या नेट या गूगल से देखकर इलाज करने की गलती ना करें। किसी एक विशेषज्ञ की एटलीस्ट एक सलाह, वन कंसल्टेशन ज़रूर लें, जिससे बीमारी में विशिष्ट जांच हो सके। कभी कभी आज की डेट पे, जैसे आप सब जानते हैं, आज की डेट में कैंसर एक कॉमन बीमारी है जो बहुत हद तक प्राइमरी स्टेज पर डायग्नोज नहीं हो पाती है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो उसके इनिशियल सिम्टम्स होते हैं या किसी भी तरह के दर्द होता है, जैसे मेरे को अगर कमर दर्द है और मैं इसे रूटीन कमर दर्द समझकर रेस्ट ले लेता हूँ और मैं इसे एक ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ के पास नहीं जाता हूँ या एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाता हूँ, और मैं इसमें जांच करा के एक एक्सरे, जो एक प्राइमरी जांच का है जो हर छोटे जगह पे मिल जाता है, उसको एक नहीं करा पाता हूँ, तो कभी कभी बड़ी बीमारियाँ डायग्नोज नहीं हो पाती हैं। एक बार हम इन कॉजेज़ को रूल आउट कर लेते हैं और फिर अगर हमें समझ में आ जाता है कि हमें कोई इसके अलावा इस तरह की कोई अलग से विशेष बीमारी नहीं है, और अगर ये हमारे पोस्चर और लाइफस्टाइल रिलेटेड है या मांसपेशियों की कमजोरी के कारण है, तब इसका इलाज फिजियोथेरेपी के माध्यम से बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है, जिसमें फिजियोथेरेपी में दर्द को कम करने के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ होती हैं, जिनमें अल्ट्रासाउंड, IFT, शॉर्टवेव डायथेरेपी, इस प्रकार की मशीनों से सिकाई की जाती है जो पेन को या दर्द को कम करने में बहुत कारगर होती है।
और इसके बाद जब आपका पेन कम हो जाता है तब ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके मांसपेशियों की एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जैसे कमर की हमारी जो बैक की मसल्स होती हैं या जो पेट की एब्डोमिनल मसल्स होती हैं जो वीक हो जाती हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण, खासकर उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा देर तक सिटिंग जॉब करते हैं और सिटिंग में जो अपना पोस्चर बहुत अच्छा मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इन मांसपेशियों की एक्सरसाइज करके उस कॉज को ठीक किया जा सकता है, जिससे ये बीमारी काफ़ी हद तक नियंत्रित की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी में कितने टाइप्स की जो थेरेपी है वो होती है और कैसे मरीज को दी जाती है? जी मैम, मैं इसमें उल्लेख करना चाहूँगा हमारे दर्शकों का कि फिजियोथेरेपी में बेसिकली 2 क्लासिफिकेशंस हैं। एक क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोथेरेपी कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड, हीट, कोल्ड, क्रायोथेरेपी जिसे कहते हैं, इनके माध्यम से मरीज का इलाज किया जाता है। दूसरा पार्ट जो है वो एक्सरसाइज थेरेपी है, जिसमें विशिष्ट व्यायाम बताए जाते हैं जो मरीजों को देखकर डायग्नोज करके एक फिजियोथेरेपिस्ट उपयुक्त रूप से बता पाता है। इस तरह से 2 तो विधाएं आ गई इलाज की, एक इलेक्ट्रोथेरेपी हो गया और एक फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइज थेरेपी वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा फिजियोथेरेपी आज क्योंकि काफ़ी डेवलप हो चुकी है, इनमें अलग अलग स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं जो मांसपेशियों या हड्डियों से संबंधित बीमारियों का फिजियोथेरेपी से निदान करते हैं। न्यूरो फिजियोथेरेपी है जिसमें नसों, स्ट्रोक्स, पैरालिटिक अटैक, इस तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी है जिसका मैं विशेषज्ञ हूँ। इसमें आईसीयू में जो फिजियोथेरेपी होती है, खासकर जैसे अभी कोविड के बाद जो फिजियोथेरेपी लगती है या फिर बड़े बड़े ऑपरेशंस, हार्ट के ऑपरेशंस या एब्डोमिनल ऑपरेशंस के बाद जो रूटीन फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है जिससे हम वापस अपने कार्य पर लौट सकें और हमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ना हो या कम से कम हो, वो एक पार्ट है। एंड इसके बाद रिहैबिलिटेशन थेरेपी आती है जिनमें लॉन्ग टर्म जो बीमारियां होती हैं जैसे मानसिक रूप से विकलांग बच्चे हो गए, जीरियाट्रिक एज ग्रुप हो गया, मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन हो गई, इनकी बीमारियों के लिए जो रिहैबिलिटेशन वाला पार्ट आता है जिससे पुनर्वास कहते हैं कि बीमारी से आप ग्रसित हुए, आप अपना काम करना नहीं कर पा रहे हैं, अब आपको अपने काम पे वापस पहुंचाने के लिए तैयार करना, ये वाला जो पार्ट है रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपी के अंदर आता है। इसी के साथ साथ आज एक पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी भी डेवलप हो गई है जो विशिष्ट रूप से छोटे बच्चों और उनकी बीमारियों को फिजियोथेरेपी से डील करती है, जिसमें मानसिक विकलांगता, सेरेब्रल पाल्सी जिसे कहते हैं, उसका इलाज में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जी, बेसिकली अगर इसके फायदे समझे जाएं डॉक्टर जैन, तो क्या फायदे और कितना तक इसका जो फायदा है वो मरीजों को पहुंचाया जा सकता है फिजियोथेरेपी का? मैडम, फिजियोथेरेपी आज की डेट पे काफ़ी रिकॉग्निशन पा रही है और इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, खासकर उन मरीजों को जिनको क्रॉनिक डिसीज होती हैं, जैसे क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स हो, क्रॉनिक बैकएक हो। तो ऐसी विधाओं में जहाँ पे पेशेंट लॉन्ग टर्म पेन किलर्स नहीं खाना चाहता है, वहाँ पे फिजियोथेरेपी एक बहुत ही सशक्त माध्यम है या एक ऑल्टरनेटिव है जो पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ मरीज सजग होके अपनी, जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज थेरेपी वाले पार्ट को भी अगर कंटिन्यू करता है, अपनी पोस्चर को मेंटेन करता है, मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करता है, तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम को नियंत्रित किया जाता है। और इसी के साथ यदि डाइट, जिसमें मैंने जैसे बताया विटामिन डी की डिफिशियंसी, उसको अगर और इंक्लूड कर लिया जाए तो एक ओवरऑल मरीज को संपूर्ण कॉम्प्रहेंसिव थेरेपी मिल पाती है। तो क्या डॉक्टर साहब ये मरीज पर निर्भर करता है कि उसको एक्सरसाइजेस कितनी लेनी है, कितने लंबे समय तक एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करनी है, या फिर ये फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करता है? मैडम, इसमें ज़्यादा अच्छा यही होगा कि यदि अगर एक फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ से जांच और उसके बाद उपचार निर्धारित किया जाए तो मरीज को फ़ायदा ज़्यादा अच्छा मिल पाता है। बाकी एक्सरसाइज थेरेपी या इलेक्ट्रोथेरेपी का लगभग साइड इफेक्ट नील के बराबर है ना। एक्सरसाइज किसी भी रूप में की जाए हमेशा कारगर ही होती है, उसका फ़ायदा ही होता है। हाँ, कुछ बहुत ही आपने हैवी एक्सरसाइज कर ली या आपने बहुत ज़्यादा बेंडिंग या विगरस स्ट्रेचिंग कर ली जिससे आपकी मांसपेशियाँ डैमेज हो सकें तो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मल रूटीन में एक्सरसाइजेस जो लाइट तरह से की जाती हैं योगासन के माध्यम से या रूटीन घर के एक्सरसाइजेस जो होती हैं उनके माध्यम से साइड इफेक्ट्स नील होते हैं, इनफैक्ट इसके फायदे ही होते हैं। जी डॉक्टर जैन, एक बार मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से टेक्निक्स के बारे में बताइए कि क्या टेक्निक्स और इस्तेमाल की जाती हैं फिजियोथेरेपी में।
हाँ जी मैम, फिजियोथेरेपी में जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी आती है। इलेक्ट्रोथेरेपी में इज़ ट्रीटिंग द पेन और इन्फ्लेमेशन और डिसीज विथ हीट। सबसे पहले हीट एक कॉमन तरीका है। इसमें हमारे पास दो मोडालिटीज़ होती हैं, सुपरफिशियल हीट एंड डीप हीट। सुपरफिशियल हीट के अंदर जैसे हमारे पास हॉट पैक्स होते हैं, इंफ्रारेड लैम्प होता है, वैक्स बाथ होता है, ये सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी है। डीप हीटिंग के अंदर हम डायथर्मी यूज़ करते हैं जिसका बैक एक में बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, शॉर्ट वेव डायथर्मी। इससे बैक एक में ट्रीटमेंट किया जाता है। माइक्रोवेव डायथर्मी होती है इसी के साथ। तो आप जैसे जान पा रहे हैं, डायथर्मी इज़ टाइप ऑफ शॉर्ट वेव्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेंट्स को यूज़ करते हुए ट्रीटमेंट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी होती है जिसमें साउंड को यूज़ करते हुए, अल्ट्रासाउंड जैसे सोनोग्राफी होती है उसी टाइप का अल्ट्रासाउंड मशीन होती है। ये हमारी मसल्स एंड लिगामेंट्स की हीलिंग में और उनकी इंजरीज में ट्रीटमेंट करने में बहुत कारगर होती है। और इसके अलावा नॉन हीटिंग मोडालिटीज़ आती हैं जिसमें लेज़र थेरेपी है हमारे पास। इसके अलावा IFT इंटरफेरेंशियल थेरेपी होती है जो एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड करंट है जो मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है और हीलिंग को प्रमोट करता है। और इसी तरह से यदि कुछ मरीज हमारे ऐसे होते हैं जिनको क्रॉनिक पेन है, जिनको दर्द बना रहता है और बीमारी से भी उसको बहुत हद तक कम नहीं कर पा रहे हैं, तो एज अ ऑल्टरनेटिव टू पेन किलर टेंस करके एक मोडालिटी होती है जिसको ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन बोलते हैं, जो एक पॉकेट में रखने वाली मशीन है जिसे मोबाइल जैसे पॉकेट में रख सकते हैं और जिस एरिया में दर्द हो वहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगा के उससे उस करंट को लिया जा सकता है। वो करंट बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं होता है और दर्द को कम करने में काफ़ी कारगर होता है। जी डॉक्टर साहब, मसाजिंग थेरेपी की अगर बात की जाए तो कितनी कारगर ये हो सकती है एक मरीज के लिए, और अगर इसको लिया जाए मसाजिंग थेरेपी को तो क्या ये भविष्य में ठीक है? I mean, अगर लिया जाए मसाजिंग थेरेपी को तो क्या बाद में ये कोई बीमारी या किसी चीज़ को ठीक कर सकती है? मैडम बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे मैंने बताया कि पहला पार्ट इलेक्ट्रोथेरेपी था, दूसरा पार्ट एक्सरसाइज थेरेपी है। एक्सरसाइज थेरेपी का ही एक पार्ट मसाज थेरेपी होती है। तो मसाज जो है वो काफ़ी हद तक कारगर होती है, खासकर स्वेलिंग, एडिमा इसको कम करने में, और खासकर टेंस स्टेट में जहाँ पे मसल टेंशन होता है या मसल टेंशन को रिलीव करने में मसाज जो है वो भी एक बहुत हद तक कारगर होती है। बट अगेन मसाज जो है वो एक सर्टिफाइड मसाज थेरेपिस्ट या एक विशेषज्ञ के द्वारा लिया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होता है जी। इसका साइड इफेक्ट ना के बराबर है जी। डॉक्टर साहब, अमूमन ये भी देखा गया है कि सोते टाइम अगर एक ही करवट से एक ही साइड अगर सोया जाए तो बाजुओं में दर्द हो जाता है या फिर कमर में अकड़न महसूस होती है सुबह उठते टाइम। क्या उस समय थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है? कैसे पता लगाया जा सकेगा? क्योंकि मैंने भी ये दूसरी बार मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि कैसे पता लगाया जा सकेगा कि थेरेपिस्ट की ज़रूरत हमें अब पड़ रही है? मैडम देखिए, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि यदि ये दर्द आपका कंटिन्यूस बना हुआ है, दूसरा ये जो पेन है, ये पेन के साथ साथ आपको मूवमेंट्स करने में डिफ़िकल्टी होती है। जैसे कमर दर्द के मरीज़ को अक्सर सामने झुक के कोई भी चीज़ उठाने में एक डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। उसको खुद से लगता है कि यदि अगर मैं सामने झुक के कोई वज़न उठाऊंगा तो मेरा ये पेन बढ़ जाएगा या मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। इसको हम मूवमेंट डिसफंक्शन बोलते हैं या मूवमेंट डेफिसिट बोलते हैं या इम्पेयरमेंट या बोलते हैं। तो अगर ये इम्पेयरमेंट आपको बना हुआ है, आपका पेन बना हुआ है और पेन इंक्रीज हो रहा है या स्टैग्नेंट है, बट ये मूवमेंट डेफिसिट है आपको, आप कार्य करने में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं प्रीवियस टू अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल। जैसे पहले जो आप कार्य कर पाते थे मगर अब वो कार्य आप पेन के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो मरीजों से, सभी मेरे सुनने वाले दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि इसे इग्नोर ना करें और एक विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। जी डॉक्टर साहब, अगर रिस्ट की यहाँ पर अगर जो हड्डी है वो बढ़ रही है और कंटिन्यू वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, क्या उसका कारण है? क्या इसके पीछे भी कोई वजह है? मैम जी, इसके पीछे मैडम जो वजह होती है वो अक्सर हमारी पोस्चरल एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं या मसल इम्बैलेंस जिसे कहते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल के लिए, अगर मैं सिटिंग पोस्चर में हूँ या कंप्यूटर डेस्क पर हूँ
तो मेरे गर्दन की सामने की जो मांसपेशियां होती हैं, ये गर्दन हमारी सामने की तरफ आ जाती है, इसे फॉरवर्ड हेड पोस्चर कहा जाता है। इस पोस्चर में आने के कारण नेक की सामने की मसल्स टाइट हो जाती हैं और बैक की जो हमारी नेक मसल्स होती हैं ये वीक हो जाती हैं। तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट करती है, जिससे जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं या जो जिनके बीच में डिस्क होता है उसके ऊपर अनड्यू प्रेशर पड़ता है, एक तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता है और दूसरी तरफ से वो कमज़ोर होती जाती है। तो ये एक डिस्फंक्शन क्रिएट करता है, जिसके कारण आगे जाके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है या कैनाल स्टेनोसिस जिसको कहते हैं, जहाँ पे नस दबने लगती है, ऐसी समस्याएं आने लगती हैं, है ना। जिसके बाद अगर ये समस्याओं को ट्रीट ना किया जाए तो ये पेन या टिंगलिंग नमनेस, झिंझिरी आना या फिर इवन मांसपेशियों का कमज़ोर होना, मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, इन समस्याओं तक बढ़ सकती है। अगेन इसका इलाज दोनों तरीके से है। अगर आपका पेन है तो आप पेन किलर्स या इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ का सहयोग लेते हैं, और पोस्चर को ठीक करने के लिए या हमारे मसल के इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए अगेन एक्सरसाइजेस जिसमें स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बिनेशन कराया जाता है, जिससे मरीज के पोस्चर को वापस नॉर्मल लाया जाए और मसल इम्बैलेंस को ठीक किया जा सके। जी डॉक्टर जैन, क्या इलेक्ट्रोथेरेपी का कोई साइड इफेक्ट है? अगर ज़्यादा समय तक अगर इसको लिया जाए थेरेपी को, तो क्या इसका साइड इफेक्ट कोई देखा गया है अभी तक? जी, इसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं मैडम। यदि इलेक्ट्रोथेरेपी में, जैसे मैंने आपको बताया कि डायथर्मी है, डायथर्मी क्योंकि एक हीटिंग मोडालिटी है, तो अगर हीटिंग ज़्यादा दे दी जाए, या जैसे कॉमन एक होता है, हम लोग अपने क्लिनिक में हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं कि जब भी मरीज़ कमर दर्द का आता है और आप उसे डायथर्मी दे रहे हैं लेटा के, तो अक्सर हीट की सेक के कारण हीट का एक सिडेटिव इफेक्ट भी होता है, उससे आराम लगता है, नींद आती है। हम सब ने अनुभव किया होगा कि कभी ठंड के दिनों में हम गर्म पानी से नहाते हैं और नहा के खाना खा लेते हैं, या नहीं भी खाते हैं तो भी हमको अच्छी नींद आती है गर्म पानी से नहाने के बाद। इसका एक सिडेटिव इफेक्ट है। अब इस स्थिति में यदि अगर मरीज सो जाएगा तो उसे गर्म हीट का जो सेंसेशन जिसे वो परसीव कर रहा है वो ज़्यादा हो सकता है, जिसके कारण बर्न हो सकते हैं या जलने की समस्या हो सकती है। बट यदि अगर, तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि इसके बारे में कैसे अवेयर रहा जाए, डोसेज को प्रॉपर रखा जाए और हीटिंग देने से पहले मशीन को थरोली चेक किया जाए। इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी देखा गया है मैडम कि अगर जैसे किसी मरीज़ को अगर शरीर में कहीं इन्फेक्शन है या कैंसर है, तो उस केस में हीटिंग मोडालिटी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, नहीं दी जाती, क्योंकि हीट से उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जो हीलिंग को प्रमोट करता है। बट अगेन अगर कैंसर है या वहाँ पे इन्फेक्शन है तो उस एरिया में हमको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना सहायक नहीं होता या कारगर नहीं होता। उस केस में हम अदर मोडालिटीज से पेन रिड्यूस करने के बारे में चूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने बार बार ये चीज़ अपने दर्शकों को एम्फसाइज करूँगा कि एक थेरेपिस्ट के अंडर ये ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा कारगर रहता है। जी डॉक्टर साहब, बुजुर्गों में ये समस्या जो है वो हो जाती है उम्र ढलने के साथ साथ, युवाओं में हो सकती है। हम मान लेते हैं कि एक्सरसाइजेज वो नहीं करते हैं, बाहर का खाना वो खा रहे हैं, इस वजह से हो सकती है। लेकिन अगर बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, उनके कमर में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, क्या इसकी वजह मानी जा सकती है? मैडम, इसकी वजह जो है वो प्रॉपर पोस्चर का ना होना सबसे बड़ी वजह होती है बच्चों में। आज की डेट पे अगर बच्चे जो हैं हमारे, वो अक्सर बहुत ज़्यादा जैसे मोबाइल्स देखते हैं, जिसके कारण उनका नेक का पोस्चर जो है वो काफ़ी अबनॉर्मल रहता है। अक्सर गर्दन झुका के सामने की तरफ वो कंटिन्यूसली मोबाइल पे अगर वर्क करते हैं, या जैसे भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी एक तरह से पूरी नील हो गई है, और कंप्यूटर स्क्रीन्स पे उनको अक्सर पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसी के सामने देखते देखते उनको लिखना पड़ता है। ये सारी जो है ये एक तरीके से बैड पोस्चर की तरफ उनको ले जाता है। इसके कारण ही देखा जा रहा है कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं वो भी अक्सर कमर दर्द, गर्दन दर्द, इवन हैंड्स पे पेन, उनको पेन होल्डिंग करने पर या लिखने पर उनके हाथ बहुत जल्दी थक जाते हैं। ये सारी समस्याएं आती हैं। इसके लिए मैं सभी अभिभावकों से या माता पिता से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं तो प्रॉपर चेयर, टेबल, मोबाइल स्क्रीन अलाइनमेंट पे ज़रूर ध्यान दें। आजकल बहुत इजी गैजेट्स मिलते हैं जिनसे मोबाइल स्क्रीन्स को सही अलाइनमेंट पे रखा जा सकता है। बैठने के लिए स्पेशल चेयर्स रखी जा सकती हैं कंफर्टेबली, जिससे सिटिंग पोस्चर स्ट्रेट रहे, वेल सपोर्टेड रहे, एंड इससे मिनिमम स्ट्रेस पड़े शरीर के ऊपर, जिससे हम लॉन्ग टर्म पढ़ाई या अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें। इस पे ज़रूर ध्यान दें।
जी डॉक्टर साहब, टीनेजर में अगर घुटने में दर्द की शिकायत अगर हो रही है, घुटना अगर बैठते उठते टाइम अगर चटक रहा है, तो क्या इसकी वजह है? क्या उसमें भी कोई परेशानी है? जी मैडम, यूजुअली नी की जितनी भी परेशानियां होती हैं ये अक्सर ओल्ड एज में होती हैं। ओल्ड एज वाली जो परेशानियां होती हैं वो आर्थराइटिस के अंदर आती हैं। जैसा आपने पूछा कि यदि ये टीनेजर्स में हो रही है तो ये कार्टिलेज की सॉफ्टनिंग वाला एक इशू होता है, जिसमें घुटने के पीछे जो हमारी हड्डियों के ऊपर जो एक सॉफ्ट लेयर होती है जो कुशन का काम करती है, उसमें अक्सर सूजन आ जाती है। अगेन ये जो समस्या है ये पोस्चर रिलेटेड भी हो सकती है, अक्सर कुछ अनड्यू एक्टिविटीज़ के कारण हो सकता है, या फिर अनएकस्टम्ड एक्टिविटी। अनएकस्टम्ड एक्टिविटी का मतलब जैसे रूटीनली आप खेलते नहीं थे, अचानक से आप किसी दिन अपने फ्रेंड साथ कहीं खेलने में या किसी एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया जिसमें आपको पेन आ जाता है ना? क्यों? क्योंकि आपकी मांसपेशियां या आपका शरीर उस विगरस एक्टिविटी के लिए तैयार नहीं था। इस कारण से अक्सर ये पेन इंड्यूस होता है। इस केस के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सभी टीनेजर्स को ज़रूरत है कि अगर हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसे ग्रेजुअली करें, जी, है ना? मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा ओवर मोटिवेटेड होकर एक ही दिन में सब कुछ अचीव करने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे करके अपनी फिजिकल एक्टिविटी बनाएं और हर दिन समय निकाल कर किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जो वो पसंद करते हो, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी जिम, इट कैन बी योगासन, इट कैन बी एरोबिक्स, इट कैन बी डांस, एनीथिंग विच यू फील लाइक, इट कैन बी ट्रैकिंग। बट जो भी चीज़ आप करते हैं उसको कंटिन्यू रूप में करें और ग्रेजुअली उसे बढ़ाएं। यही सबसे अच्छा तरीका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जैन, आप जुड़े और बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।